हेलो फ्रेंड, आसवी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 16 अक्टूबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें यहाँ पर स्टेट एग्जाम का शिक्षण कला और जीके का यहाँ पे प्रश्न करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखेंगे शिक्षण का उद्देश्य होता है वह रहता है कि ज्ञान, कौशल और जो व्यवहार रहता है उसमें परिवर्तन लाना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है। जो आपका अधिगम है, जो आपका लर्निंग है, यह देखेंगे आपका यहाँ पे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम आपकी यहाँ पे निरंतर यहाँ पे चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो शिक्षण की प्रभावशीलता होती है, प्रभावशीलता शिक्षक और छात्र के पारस्परिक संबंध पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का परिणाम किसमें झलकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन में। अधिगम का जो परिणाम होता है, जो अधिगम का रिजल्ट होता है, वह देखेंगे व्यवहार में परिवर्तन आकर के झलकता है। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों के कितने क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्य के जो क्षेत्र हैं उनकी संख्या 3 है, बी वाला राइट आंसर है। ब्लूम की वर्गीकरण में यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सर्वोच्च स्तर है वह कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें सृजन हो जाएगा। सृजन देखेंगे डी वाले में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। शिक्षण उद्देश्य का तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के बाद अपेक्षित छात्र व्यवहार, बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अनुदेशात्मक उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं। जो देखेंगे आपका अनुदेशात्मक उद्देश्य होता है वह आपका तात्कालिक और विशेष व्यवहार परिवर्तन से संबंधित होता है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। व्याख्यान विधि का मुख्य दोष है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा विद्यार्थियों की निष्क्रियता हो जाएगा। जो व्याख्यान विधि होता है, व्याख्यान विधि में देखेंगे जो विद्यार्थी होते हैं वह बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, सिर्फ उसमें जो टीचर रहते हैं, जो शिक्षक रहते हैं वही सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है प्रदर्शन विधि का उपयोग कब उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विषयों में। जो प्रदर्शन विधि है इसका जो उपयोग होता है वह प्रयोगात्मक विषयों में होता है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है संवाद विधि का प्रमुख लाभ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका विचारों का आदान प्रदान हो जाएगा। संवाद विधि का जो प्रमुख लाभ होता है उसमें क्या होता है कि विचारों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। परियोजना विधि किस शिक्षा विधि से संबंधित है। जो देखेंगे आपके यहाँ पे परियोजना विधि है, ध्यान देंगे परियोजना विधि आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जान डीवी से संबंधित है। तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट की पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षण को योजनाबद्ध बनाना। लेसन प्लान का यहाँ पे क्या उद्देश्य होता है, या जो पाठ योजना है इसका क्या उद्देश्य होता है कि जो शिक्षण है उसको योजनाबद्ध बनाना। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हर्बर्ट की पाठ योजना में कितने चरण होते हैं। हर्बर्ट की पाठ योजना में पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 चरण होते हैं। सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट की पाठ योजना में पूर्व ज्ञान जांच का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से विषय से पूर्व जानकारी का पता लगाना। जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि RCEM मॉडल किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो संबंध है यह है भारत देश से। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधि सामान्यतः कितनी होती है। जो आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है उसकी जो अवधि होती है वह 5 से 10 मिनट की रहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ए वाला दिया गया यह क्या होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
किसी एक शिक्षण के कौशल पर, एक शिक्षण कौशल पर, यहाँ पे जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसमें एक समय पर किसी एक शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म शिक्षण का मूल उद्देश्य है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण कौशल का अभ्यास होता है, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। प्रभावी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से मार्गदर्शक की। जो प्रभावी कक्षा होती है उसमें जो शिक्षक रहते हैं, शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में रहती है, मार्गदर्शक की रहती है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि प्रभावी अधिगम वातावरण में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवाद और सहभागिता हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न की पाठ्यपुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से जो शिक्षण होता है उसको क्या करना, शिक्षण में सहायक बनना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शिक्षण को सहायक बनाना, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्यालय पुस्तकालय का सबसे बड़ा लाभ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आत्म अध्ययन की प्रवृत्ति, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि एक आदर्श शिक्षक की पहचान क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक आदर्श शिक्षक यहाँ पे अनुशासन प्रिय और संवेदनशील होता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवाद कौशल। शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वह है संवाद कौशल, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सीखने की प्रगति मापना। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन आपका सीखने की प्रगति को मापना होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि निरंतर और समग्र मूल्यांकन में क्या देखा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे व्यवहार, सहभागिता और सीखने की प्रक्रिया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से इसमें यहाँ पे जितने भी शैक्षिक अनुभव हैं सभी के सभी शामिल रहते हैं, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका दिया गया है शिक्षण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का व्यवहार होता है। शिक्षण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो कारक है वह आपका शिक्षण का, यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं शिक्षक का यहाँ पे व्यवहार होता है। टीचर का यहाँ पे क्या होता है आपका यहाँ पे बिहेवियर होता है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ से विषय को रोचक और समझने योग्य बनाना। जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसका उद्देश्य होता है कि जो विषय रहेगी उसको रोचक और समझने योग्य बनाया जाए, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है जीके का कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था आपका यहाँ पे 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी ए वाले में दिया गया, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, मौर्य वंश की जो स्थापना है वह यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, पृथ्वी का यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट बी वाले में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर सबसे अधिक ताजे पानी की झीलें किस देश में पाई जाती हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा में, कनाडा देश में हो जाएगा, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से 5 वर्ष का रहता है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत के राष्ट्रपति रहते हैं उनका जो कार्यकाल रहता है वह सिर्फ 5 वर्ष के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, लोकसभा का यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से देखेंगे हो जाएगा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो 550 हो जाएगा, डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो स्राव है किस अंग से होता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा अग्नाशय से होता है, पेंक्रियाज से होता है, तो सी वाला आपका राइट आंसर है।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि सीपीयू का पूरा नाम है। तो सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बिहार की राजभाषा कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी है। बिहार की जो राजभाषा है वह आपका यहाँ पे हिंदी है। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।